नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में और मैं हूं आपके साथ दिव्य सहगल। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मेहमान हैं अरविंद अग्रवाल, व्यापारी हैं शहर के और पूर्व मानसेवी सचिव हैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। काफी लंबा अनुभव इनका व्यापार में और एक खासा रुचि रखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इनके पूरे सफर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इनसे और वर्तमान में जो मौजूदा चुनौतियां हैं व्यापार में उन पर भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालात कुछ जवाब। अरविंद जी, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। धन्यवाद। व्यापार क्या है? व्यापार वो है जिसमें हम अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं और खुद की एक आइडेंटिटी होती है, कौन आदमी क्या व्यापार करता है और कैसे करता है, ये उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। जी। आप कब से व्यापार से जुड़े? अगर आपके सफर की बात करते हैं, आप एक व्यापारी भी हैं और एक जो ग्वालियर की एक अग्रणी संस्था है मध्य प्रदेश की, उसमें एक मानसेवी सचिव पर भी आप रहे हैं जी। और वर्तमान में भी आप व्हाइट हाउस के ग्रुप लीडर हैं। जी। फॉर्मली अगर आप बात करें तो मैं व्यापार में एंटर हुआ था जब 89 में, जब मैंने 11th स्टैंडर्ड पास किया था। उसके पहले कुछ समय पहले तक 2 साल मैं सिर्फ अपने पॉकेट मनी के हिसाब से, मेरे एक मित्र हैं संजीव वाधवा जो आजकल यूएस में है, उनके साथ कुछ कंप्यूटर का काम करता था, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता था। 89 में मैंने अपनी फर्स्ट फाइनेंस कंपनी चालू करी थी। हम लोग NBFC चलाते थे जिसमें हम ट्रक और बस फाइनेंसेस में थे, कमर्शियल व्हीकल के फाइनेंस में थे जी। 92 में मैंने अपनी सेकंड कंपनी चालू की थी। उस समय ग्वालियर फाइनेंस कमर्शियल व्हीकल्स के फाइनेंस का ब्लैक लिस्टेड होता था, कोई भी बाहर की कंपनी फाइनेंस नहीं करती थी। उस समय हमने ये काम किया एंड काफ़ी अच्छे से काम किया। 96 में अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैंने अपने पारिवारिक बिजनेस जो मेरा बीड़ी का व्यापार है उसको ज्वाइन किया और 97-98 के बाद से फिर मैं अपने नए व्यापार में जो कर पाया मैंने उसमें एंटर किया। वर्तमान में अगर हम व्यापार को देखते हैं तो काफी सारी चुनौतियां सामने आती हैं जी। मध्य प्रदेश में। जो कर की बात करते हैं, जी। अभी तमाम सारे कर बढ़े भी हैं पेट्रोल और डीजल पर। जी। जब भी पेट्रोल और डीजल पर कर पड़ता है जी। तो कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित होता है बिल्कुल। और आम जनता भी उससे प्रभावित होती है। देखिए, पॉलिसीज़ हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। ऐसी कोई स्टेट नहीं हो कि जहाँ पे हम बोलें कि हर 100% गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पॉजिटिव है। हम डे टू डे में फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टैक्सेशन सबके कारण करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है। देखिए, टैक्सेशन हमेशा एक सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है। टैक्सेशन करने से, अगर आज मैं व्यापार कर रहा हूँ, कोई टैक्सेशन, नेगेटिव टैक्सेशन आ जाता है, उससे हो सकता है मेरा व्यापार दूसरे स्टेट के मुकाबले मेरा व्यापार कम हो जाए, लेकिन उसके पहले मेरे पास व्यापार होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो माहौल बन नहीं पा रहा है। ऑल्दो पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि इम्प्रूव हो रहा है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो उस समय जो शहर की जो स्थितियाँ थी, जो नेगेटिव, चाहे क्राइम को लेके हो, चाहे एटीट्यूड को लेके था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। आज इम्प्रूव हो रहा है, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली ग्वालियर शहर में आज भी वो माहौल नहीं बन पा रहा है जो एक यूथ आता है, जो एक एंटरप्रेन्योर आता है, उसको अगर कोई नया व्यापार करना है वो कर सके। जो परिवार यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, जिनके इस्टेब्लिश व्यापार है, उनके बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, उनको लगता है कि भाई घर में कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है, भाई रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, वो लोग ग्वालियर से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके यहाँ मैं पिछली बार भी एक इशू में आया था, तब भी मैंने आपसे बोला था कि जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सर्विस क्लास के लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो जिनका व्यापारिक बैकग्राउंड नहीं है, उनके बच्चे हैं, इतने अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं और यहाँ पे आके 1-2 साल में इतने मायूस हो जाते हैं और फिर ग्वालियर से बाहर जाने की बात करने लगते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और जो एंटरप्रेन्योर्स का जो पलायन हो रहा है उसको रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रुकेगा तो इस शहर का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। कुछ चुनिंदा गिने चुने 200-500 परिवारों की ना जिम्मेदारी है और ना कोई उनका अधिकार है शहर के ऊपर कि सब कुछ करने का अधिकार भी उनके पास है और या फिर मान लीजिए ठेका भी उनके पास है। आज की डेट में जब तक नए एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे, शहर की तरक्की नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। युवा उद्यमियों की आपने बात कही, जी। क्या क्या चुनौतियां, क्या परेशानियां, क्या कठिनाइयां आपकी नज़र में उनके लिए रहती हो, या फिर जो युवा उद्यमी वर्तमान में हैं वो मायूस होकर मध्य प्रदेश से या ग्वालियर से पलायन कर जाते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे को लगता है कि जब आदमी यहाँ पे आता है, सबसे पहले उसको वैसे इतना डिस्करेज कर दिया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है। उसको ओवरऑल आके वो पॉजिटिव थिंकिंग से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उस समय उनके पास ये समय नहीं होता है कि वो अपनी समस्याओं से जूझे। मतलब इस्टेब्लिश होने के पहले उनके सिर पे इतनी समस्या हो जाती है कि वो अपने व्यापार को छोड़ के
बाकी सब समस्याओं से जूझने लगते हैं, जो जो एक अच्छा साइन है। आज दूसरा जैसे अगर मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर मान लीजिए कि शहर में 100 एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, उसमें से रिटेंशन शहर में 95% का नहीं है। 5% जो अपने पारिवारिक व्यापार में लग जाते हैं या अपने कुछ फैमिली की सिचुएशन के कारण वो शहर नहीं छोड़ सकते, वो लोग यहाँ रह जाते हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर जो है, जो काम करना चाहता है, जिसके पास क्षमता है, वो यहाँ पे रुकता नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि वो व्यापार क्या करें। आज की डेट में अगर एंटरप्रेन्योर, एक यंग एंटरप्रेन्योर जब आता है और उसको खुद को डिसाइड करना है वो क्या करे, मेरे को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक सेल चालू करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट करे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे चेंबर जैसी संस्थाएं चालू करें, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके कि भाई हमारी जोग्राफिकल सिचुएशन, हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है उसको देखते हुए एक एंटरप्रेन्योर को क्या व्यापार करना चाहिए, उसको हम सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट सजेस्ट करें कि भाई आप ये व्यापार कर सकते हो। एक 20-22 साल का बच्चा जब पढ़ के आता है तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके अंदर वो इतना पॉलिश्ड होगा कि वो ये भी देख ले, वो आइडेंटिफाई कर ले कि उसको क्या काम करना है, उसके रिसोर्सेज की व्यवस्था कर ले, टैक्सेशन का क्या है उस पर भी उसको गाइडेंस मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो पूरा एक एंटरप्रेन्योर को गाइड कर सके। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले कोई एक ऐसा सेल होना चाहिए। मोस्ट लाइकली अगर हमें आगे मौका मिलेगा तो हम चेंबर में करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को बताएं कि भाई ये प्रोजेक्ट अगर आप ग्वालियर में करते हैं तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी उस पर टैक्सेशन का क्या क्या है। आज जैसे मैं आपको अपने लिए ही बता सकता हूँ कि मैं आज की डेट में कोई भी नया व्यापार चालू करता हूँ तो मेरे को कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। उस पर टैक्सेशन क्या है जी, उसमें लाइसेंसिंग क्या है, और अनफॉर्चुनेटली ग्वालियर में कोई भी सिंगल बॉडी एक ऐसी नहीं जो आपको पूरा बता सके। उसके बाद हम पूरा प्रयास करने के बाद भी एक आध चीज़ मिस हो जाती है, और जब वो डिपार्टमेंट हमारे पास आता है तो हमें पेनल्टी देके या जो भी उसका प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं एक सिंगल विंडो सोल्यूशन होना चाहिए कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करें कि उनको क्या व्यापार करना चाहिए। उसके बाद टैक्सेशन का जैसे मैंने आपको बताया, लाइसेंसिंग का बताया, साथ में उनको फाइनेंसिंग या सब्सिडी जो भी है उस सब पे उनको एक सिंगल विंडो पे एक सोल्यूशन मिलना चाहिए। उसके बाद ही जो नई पीढ़ी है हमारी वो ग्वालियर में रुकेगी, और जब तक वो नहीं रुकेगी तब तक ग्वालियर का विकास संभव नहीं है। आज 500,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अगर आप 2-5 ले भी आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्वालियर का भविष्य उससे बदलेगा, लेकिन उनसे ग्वालियर में रेवेन्यू आएगा, डेफिनेटली जॉब मिलेगा 4 से 5 हज़ार 10,000 लोगों को, लेकिन 10,000 लोगों से शहर नहीं चलेगा। शहर की तस्वीर बदलनी है तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे शहर के जो बच्चे हैं उनको शहर में रोकना, उनको उनके अंदर तक कॉन्फिडेंस दिलाना कि वो व्यापार करें यहाँ पे, और शहर उनके साथ है और सरकार उनके साथ है। जब तक ये व्यापार आप विश्वास नहीं दिलाएंगे इस शहर की तरक्की संभव नहीं है। व्यापारियों की जब बात आती है और व्यापार की बात आती है तो सुरक्षा की बात बड़ी अहम हो जाती है कि जब कोई बाहर का निवेशक मध्य प्रदेश में आता है, कोई बाहर का निवेशक ग्वालियर में आता है तो उसको सुरक्षा की बड़ी दरकार होती है। हम ग्वालियर का अगर पिछले कुछ दिनों का उठाकर देखें, खबरें देखें, तो किसी भी व्यापारी की सरेराह गोली मार दी जाती है, उसके बाहर गोली मार दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं असुरक्षा के भाव को निर्मित करती है। देखिए, जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं इसमें 50% मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंडिविजुअल राइवलरी, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे पर्सनल पारिवारिक लेवल की हो, कुछ ना कुछ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अराजकता का माहौल है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जो था उसके कंपैरिजन में शहर में आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुधार है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिचुएशन ठीक है और जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, तुलनात्मक अध्ययन करके मैं आपको ऐसा बताता हूँ। सन 2000 में मैंने 98 में एयरटेल की बिल्डिंग बनाई थी सबसे पहले सिटी सेंटर में। उस समय ये हालत थी कि रात के समय कुछ गुंडे आते थे, आपके यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल उठा के ले जाते थे। अगर नहीं उठाने देंगे आपके चौकीदारों को मारेंगे, और हो सकता है कई बार चाकू वाकू भी मार जाते थे। उठा के ले जाएंगे, नेक्स्ट डे आके आपको फिर से बेचेंगे। उसके बाद अराउंड 2000 मैंने आनंददीप करके बिल्डिंग बनाई सिटी सेंटर में, जिसमें आइडिया का एक्सचेंज है। डोमिनोज खुला सबसे पहले 2000 में, डोमिनोज खुला यहाँ पे, जो इंडिया का 100 स्टोर था उनको 6 महीने में बंद करना पड़ा। वो रीज़न था कि यहाँ पे बिल्कुल टोटली गुंडागर्दी थी कि जो लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग आ रहे हैं, उन्होंने खाना खाया, पैसा नहीं दिया। आइडिया के एक्सचेंज में मेरे को आज भी याद है, उस समय आरपीजी होता था कि कई बार हुआ कि साहब बिल फ्री नहीं किया तो लोग बाग 100 ग्रेड लेके पहुँच गए उनके एक्सचेंज में कि साहब हमारा बिल फ्री करो, तो 100। तो उस समय का जो सिचुएशन था, कोई चंदा लेने पहुँच गए, कुछ पहुँच गए। तो अगर आप सिटी सेंटर की उस समय की बात करें तो उस समय एक ऐसा समय था कि 7 बजे के बाद सिटी सेंटर में आदमी आने में घबराता था। मैं मात्र आपसे 14-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैं सिंस 97 से सिटी सेंटर में कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ। 5 बजे के बाद मेरा परिवार मेरे को रोकता था कि तुम सिटी सेंटर मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, जाना है तो अपने साथ में ड्राइवर को लेकर जाओ या किसी को लेकर जाओ। वो ऐसा समय था कि दिन में अगर सड़क क्रॉस करते थे हमें 15-15 मिनट तक एक साइकिल वाला नहीं दिखता था, और यहाँ पे पूरा जंगल होता था। आज की डेट में सिटी सेंटर में अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको 5 से 7 मिनट रुकना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक इतना है। तो शहर बढ़ रहा है, लोगों का सोच बदल रहा है, एंड जैसे जैसे
आधुनिकीकरण होता है, अर्बनाइजेशन होता है, वैसे वैसे लोगों की सोच बदलती है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि शहर नेगेटिव जा रहा है। शहर पहले से, क्योंकि आज आज आप वो देख रहे हैं जो आप अभी देख रहे हैं। अगर आप पुराने समय से देखें तो शहर की तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल, ये और बात सही इसको है कि और शहर बदलने की की, जरूरत है, और बिल्कुल बदलने की सही जरूरत बात है। शहर की तस्वीर बदली है, दरकार है तस्वीर को और बदलने की, बिल्कुल। और साफ होने की। जी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आता है कि जब भी युवा उद्यमी, नए युवा जब आते हैं, उनको व्यापार करना होता है, व्यापार की एक बड़ी ललक होती है उनके भीतर। व्यापार और अनुभव, दो चीजें हैं, ये किस तरह से आप देखते हैं? अनुभव डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अनुभव के आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आज की डेट में मैं बहुत युवाओं से मिलता हूँ जो बाहर से पढ़ के आते हैं। उनके पेरेंट्स, कभी भाई पारिवारिक मित्र हैं, वो बताते हैं कि भाई बच्चे को आप सजेस्ट करिए कि भाई क्या करे। बहुत लोग होते हैं। तो अनुभव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सही डायरेक्शन दिया जाए और साथ में अगर पेरेंट्स का अनुभव है या और लोगों के सपोर्ट लें तो व्यापार करने में कोई कष्ट नहीं है। मतलब मैं ये, ऐसा नहीं है कि किसी के पास अनुभव नहीं है तो वो व्यापार नहीं कर सकता। हर बिल्कुल सही आदमी, बात है। फायर फाइटिंग हर किसी को आती है। जब तक है ना किसी लड़ाई में कूदेंगे नहीं, तब तक आपको अपनी सेफ्टी करना समझ में नहीं आएगा। तो अनुभव नहीं है इसलिए कोई व्यापार नहीं कर सकता, मैं ये बात नहीं मानता। बिल्कुल, जो अनुभवी हैं वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्रेशर बिल्कुल, रहे होंगे। बिल्कुल प्रेशर है। तो डे टू डे में प्रेशर आता है, व्यापार ही प्रेशर का नाम है। बिल्कुल सही बात है। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी अरविंद अग्रवाल जी के साथ चर्चा जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद खास मुलाकात में। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मेहमान हैं अरविंद अग्रवाल, जो कि पूर्व मानसेवी सचिव हैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अग्रवाल साहब, अगर आपके व्यापारिक सफर की बात करें तो काफी सारी चुनौतियां रही होंगी जब आप शुरुआत में आए। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले अनुभव और व्यापार, इन दो चीजों पर हमने बात की थी। जी। तो एक व्यापारी को जब आपने कदम रखा एक व्यापारी के रूप में, तो किस तरह की चुनौतियां सामने आई? देखिए, ये कुछ ऐसा कहा जाए कि युवावस्था की कुछ गलतियां होती हैं और जो मेच्योरिटी के साथ आदमी समझता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑल्दो बड़ी पर्सनल बात है लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर इट। जब मैं स्कूल में था तो हमारा मुख्य व्यापार, हमारे परिवार का हमेशा से बीड़ी रहा है। तो एक बीड़ी वर्ड सुनते थे, कोई भी बोलता था स्कूल में, कॉलेज में, अरे इसका तो बीड़ी का काम है। तो एक सुन के, मतलब कई बार ऐसा उस उम्र में ये समझ नहीं होती थी कि भाई उसको हम कैसे समझें। और मतलब एक मन में ऐसा बैठ गया कि यार बीड़ी का क्या काम होता है। ऑल तो मेरे पिताजी मेरे से हमेशा कहते थे कि तुम्हारे को बीड़ी का ही काम से तुम्हारा भविष्य चलेगा और तुम्हारे को अपने परिवार के व्यापार को संभालना चाहिए। लेकिन उस जिद में मैंने 89 में, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी पहली फर्स्ट NBFC चालू की, 92 में दूसरी की, 97 में मैंने 96 में अपने फादर की डेथ के बाद अपना पारिवारिक बिजनेस संभाला। उस समय वो समय मेरे लिए बहुत चुनौती का था। एज मेरी बहुत कम थी उस समय, मेरे ख्याल से 21 से 22 साल की उम्र रही होगी। बीड़ी का व्यापार समझता नहीं था। सामाजिक तौर से भी मैं उतना एक्टिव नहीं था। भाई घर में पिताजी होते हैं तो फिर कोई सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। तो 96 से लेकर 98 मेरे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। जिस समय समाज को समझना, व्यापार को समझना, सब करना, कुछ भगवान की और साथ वालों की कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं अपने व्यापार को समझ पाया। चेंबर में भी मेरी एंट्री उसी समय हुई, रेड क्रॉस में भी मैं आगे आया, सब जगह आया। उसके बाद 2000 में जब मैंने आनंदीप किया, उसके बाद मैंने अपने मन में ठाना था कि मैं हर साल एक नया प्रोजेक्ट करूँगा और काफ़ी हद तक मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। लेकिन हाँ, इनिशियली सफ़र मेरा बहुत तकलीफ भरा रहा है। नॉर्मली जो लोग मेरे को बहुत क्लोज से नहीं जानते उनको शायद मेरी चुनौतियों के बारे में या जो मैंने व्यापारिक कठिनाइयाँ देखी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। कुछ पारिवारिक स्थितियाँ भी थी, लेकिन जैसा भी रहा, भगवान की और साथ वालों की सबकी कृपा रही। आज की डेट में मैं संतुष्ट हूँ और जैसा व्यापार में जो भी कर पा रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा। भगवान की बड़ी कृपा रही है कि मैं ये सब वो सब देख रहा हूँ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी भी आपके काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? जी जी। 2000 में आनंदीप करने के बाद फिर हम लोगों का जबलपुर, भोपाल में भी काम था। डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है एक, भोपाल में पैकेजिंग फैक्ट्री थी। अराउंड 2000 में आनंदीप करने के बाद मैंने सबसे पहले एक बॉटलिंग प्लांट डाला था जबलपुर में। हम लोग यूबी के फ्रेंचाइज से पानी सोडा बनाते थे। उसके बाद मैंने मेडिसिन शॉप है, एक अमेरिका की कंपनी है जिनके रिटेल ऑर्गेनाइज फार्मेसी होती है, मैंने गुड़गांव व बॉम्बे में चालू किया। गुड़गांव अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं किया, हमने बॉम्बे में किया। अभी भी मेरा चल रहा है। अभी स्टोर पिछले 6 महीने से किसी टेक्निकल रीज़न से अभी ऑपरेट नहीं कर रहे, अदरवाइज़ हमने चेन बनाई, करीबन 50 स्टोर मेरे थे वहाँ पे। मेडिसिन शॉप है, अमेरिका की कंपनी थी। उसके बाद 2007-8 में मैंने होंडा कार की एजेंसी ली जबलपुर में, वो किया। उसके कुछ ना कुछ, उसके बाद कुछ यूएस में मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ मैंने कुछ आईटी का काम किया। यहाँ पे हम लोग एविएशन में आना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण वो काम नहीं कर पाए, हमें प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ा।
अभी रिसेंटली मैं कथीना करके सिटी सेंटर में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो कमर्शियल बिल्डिंग है। मैं प्राउडली आई कैन से कि वो ग्वालियर छत्तीसगढ़ की, वो एमपी छत्तीसगढ़ की सबसे मॉडर्न बिल्डिंग है। उसमें टेक्नोलॉजी हम वो यूज़ कर रहे हैं जो शायद इनिशियली जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो जो मेरे साथ वाले थे वो हंसते तो नहीं थे, लेकिन उनको आश्चर्य होता था कि ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन सबकी मदद से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। अब उसमें हम नए प्रोजेक्ट अपने चालू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में हमने KTM मोटरसाइकिल, KTM ऑस्ट्रिया की मोटरसाइकिल है, कावासाकी निंजा जापान की मोटरसाइकिल, सुपर बाइक्स हैं, उनका पहला शोरूम चालू किया। अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट का हम पब स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी चेन, सबसे पुरानी चेन और मोस्ट अवॉर्डेड चेन है। उनका 22वां पब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ हम लॉन्च कर देंगे उसको। एक कैफ़े यूथ को टारगेट करके करीबन 2500 फुट में कैफ़े है, टोटली यूथ को देखते हुए बड़ा एक अलग टाइप का कंसेप्ट है, वो स्टार्ट करें। इस तरह से हम अलग अलग प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। तमाम सारे प्रोजेक्ट्स आपके शहर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जब किसी भी योजना की, शासकीय नीतियों की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, सरलीकरण एक बड़ी बात सामने आती है। जी क्या ये भी एक कारण है कि हम व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हो पाए? जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ, अगर हम बाकी स्टेट से, जो व्यापार मैं कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरे स्टेट से कंपेयर करता हूँ तो हमारे यहाँ चीज़ें बहुत टफ हैं। टैक्सेशन का हम वायबिलिटी तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मेरा सोच थोड़ा सा अलग रहता है। मैं अब कोई भी नया व्यापार स्टैब्लिश करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं नया क्या कर रहा हूँ। जो रूटीन के व्यापार हैं वो तो शहर में हर कोई कर रहा है, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। उस समय मैं कुछ हद तक जो व्यापारिक रूप से गलत है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मेरी गलती है, लेकिन मैं उस समय वायबिलिटी, प्रॉफिट को नहीं देखता हूँ। मेरी जिद होती है कि मेरे को ये करना है, मैं करने के बाद फिर उसको कैसे हम पॉजिटिव ले जाएं, कैसे उससे प्रॉफिट निकालें, मैं उस पर वर्क करता हूँ। एंड मैं हमेशा पॉलिसी से चलने वाला आदमी हूँ, मेरे को कोई भी शॉर्टकट पसंद नहीं है। तो माना जाए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता? सक्सेस जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, स्थिति कैसी भी हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे आपकी जो पर्सनल स्थिति है या फिर जो मार्केट की स्थिति है, अगर आप व्यापार में सक्सेस होने के लिए अपनी ईमानदारी छोड़ते हैं तो वो सक्सेस हो सकता है आपको कुछ समय के लिए मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना उससे आपको सम्मान मिलेगा और ना सक्सेस मिलेगा। वो शॉर्ट टर्म होता है। यानी सक्सेस अगर आपको पाना है तो आपको कड़ी मेहनत, निरंतर कड़ी प्रयास, ये मेहनत सारी एंड चीजें। पॉलिसीज से और नियमों से बंध के चलना चाहिए। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो यूथ को यही बोलूँगा कि अगर शॉर्टकट लेंगे तो हो सकता है 2-4 साल बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो कभी भी आप पॉलिसी से हट के या कोई टैक्स एवेजन इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करेंगे। आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर रहे हैं। पूर्व मानसेवी सचिव हैं आप मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। इसके भी अब चुनाव होने वाले हैं। किस तरह से पूरे चैम्बर को आप देखते हैं? ये आप बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिस पर कमेंट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। देखिए, चेंबर जैसा आज चल रहा है और जैसा मैं चेंबर को देखता हूँ उसमें बहुत फर्क है। चेंबर ऑफ कॉमर्स कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। बिल्कुल सही। चेंबर ऑफ कॉमर्स एक व्यापारियों का समूह है और चेंबर ऑफ कॉमर्स में जो लोग चुन के जाते हैं उनके ऊपर व्यापारियों की एक जिम्मेदारी होती है। उनको व्यापार समाज को, इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, उसका सॉल्यूशन लेके आना, वो हमारा काम है। बेसिकली हम एक ब्रिज हैं सरकार के, ब्यूरोक्रेसी के और ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। हम समस्या उनको समझा रहे हैं। उनकी अगर कोई सरकार की समस्या है कि भाई ये टैक्स हम बोल रहे हैं कि भाई आप ये गलत लगा रहे हैं, उनकी समस्या समझ के उसका एक वाया मीडिया कैसा निकाला जाए कि जिसमें सरकार का भी काम चले और इंडस्ट्री का भी काम, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का भी काम चले। हमारा वो है हर चीज़ पे आंदोलन का रुख अपनाना। आंदोलन करके अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप देखिए, अगर कोई भी दो लोग हैं, दो लोगों में झगड़ा हुआ, अगर एक ने तू तड़ाक चालू करती तो दूसरे वाले का नेचर एकदम चेंज हो जाता है। वो फिर आपकी पॉजिटिव बात नहीं सुनेगा, आप कुछ अच्छा भी बोल रहे हो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ झगड़े के मूड में आ जाते हैं। फिर यह है कि बस एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है उस पर आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जब तक चेंबर ऑफ कॉमर्स में आंदोलन, झंडाबाजी, ये हमारा आखिरी रुख होना चाहिए। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचे, आंदोलन आखिरी होना चाहिए, आंदोलन कभी पहला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि क्योंकि आप एक व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए हैं जी, अगर आप ही लोग ये करेंगे तो फिर राजनेताओं में, राजनीतिक दलों में और आप में क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, माइट भी मेरे इस थॉट प्रोसेस से आज की डेट में बहुत लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन मेरे को कोई शर्म नहीं है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। मैं बिल्कुल आपसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच मेरी सोच से अलग है। आंदोलन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंदोलन ना करें, आंदोलन हमारा आखिरी स्टेप होना चाहिए। जब बिल्कुल ही हम मर ही रहे हैं
तो फिर तो कुछ नहीं, तो आंदोलन क्या, आप धरने करिए, आत्मदाह करिए, जो करना है करिए, लेकिन वो आखिरी स्टेप होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप कभी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमेशा बातचीत का होना चाहिए। उस बातचीत को आप कैसे प्रेशर बना सकते हैं, सारे चेंबरों को साथ मिले, फेडरेशन को साथ मिले, फिक्की को साथ मिले, एक प्रोसेस है, एक पूरा एक लेट डाउन प्रोसेस है कि आप कैसे कैसे अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे, कैसे कैसे दूसरी बॉडीज़ को जोड़ेंगे, दूसरे शहरों से कंपेयर करके एक प्रेजेंटेशन दें, ब्यूरोक्रेट से बात करें, उसके बाद आप मंत्रियों से बात करें, सरकार के सामने अपने डेलीगेशन लेके जाएं। अगर उसके बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारी बात कोई सुनने कोई तैयार नहीं है, तो फिर आंदोलन आखिरी में करना चाहिए, जहाँ पे हमें पब्लिक को बताना होता है कि भी देखिए हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। ये अप्रोच होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ समय से देख रहा हूँ जो कार्य करने की पद्धति है वो थोड़ी उल्टी है। मैं उस पद्धति से थोड़ा सा मैं सहमत नहीं रहता हूँ। माइट भी मैं कुछ समय से चेंबर से दूर हूँ। मैं चेंबर में पिछले दो या तीन टर्म से मैं भी ऑफिस बेरर नहीं हूँ, तो हो सकता है डिफरेंस है, लेकिन मेरा कार्य करने की पर पद्धति आप है। ग्रुप लीडर तो हैं व्हाइट हाउस के? जी, ग्रुप लीडर हूँ, बिल्कुल है, लेकिन ये पॉलिसी तो पूरी बॉडी डिसाइड करती है। कोई दो या कोई हाउस, आज व्हाइट हाउस या क्रिएटिव हाउस या कोई 2 या 4 पदाधिकारी बैठ के इसको डिसाइड नहीं करते। ये पूरा एक ग्रुप का, एक पूरा जो चेंबर में जो बॉडी बैठी है उनका थॉट प्रोसेस होता है, वो सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी लीडरशिप होती है, लीडरशिप हमें जो गाइड करती है, जब अगर आप मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में एक नेता है, तो जो नेता बोलता है बाकी 9 लोग उसी दिशा में सोचने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 लोगों की सोच अच्छी नहीं है, लेकिन आप जो रास्ता दिखाएंगे रास्ता वही देखा जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप है उनको थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल। अभी जो कुछ समय पहले जो चैम्बर की जो खबरें आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती। जिस तरह से अध्यक्ष की बात करें, सचिव की बात करें, जो वर्तमान में हैं वो आमने सामने हो जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मैं खबरें। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का पर्सनल किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक पॉलिसी की बात कर रहा था। पॉलिसी पे मेरा जो सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज जैसे सिंघल साहब का उनके घर के सामने बैठे बैठे उनकी जो हत्या हुई, निसंदेह बहुत ही दुख की बात है। और लेकिन अल्टीमेटली उस समय जब वो आंदोलन चालू हुआ, तो अगर हम शुरू से पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते, पुलिस अगर हमसे बोलती है हमें 48 आवर्स चाहिए, 72 आवर्स चाहिए, अगर हमें सोल्यूशन नहीं देते, उसके बाद हम बंद की बात करते, सब करते, अल्टीमेटली हमने बंद कर लिया। हमने जिस दिन हुआ तैश में आके हमने उतना उस समय एक गुस्सा होता है, ऑब्वियसली होता है, हमने उसको बंद कर दिया। फिर एसपी महोदय के आश्वासन पे हमने अपना बंद कॉल वापस ले लिया, लेकिन आज डेट तक सॉल्यूशन नहीं आया। बिल्कुल। अगर यही स्टेप बाय स्टेप होता तो शायद ये प्रेशर आज भी बना होता। आज की डेट में वो आंदोलन इतना ऊपर गया और एक दिन के अंदर खत्म हो गया। अगर ये स्टेप बाय स्टेप चलता साफ तौर पर इसको समझे कि एक दिन में उस आंदोलन की हवा निकल गई। मैं उस बॉडी का पार्ट हूं, तो मैं हवा निकल गई मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन जो उसकी ग्रेविटी रहनी चाहिए आज की डेट में, वो ग्रेविटी नहीं हाँ, मेरा भी मतलब वही है जी। ग्रेविटी जो होनी चाहिए थी वो आज नहीं है। एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा। इस वक्त जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, आप भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव की दौड़ में शामिल हैं अध्यक्ष पद पर। जी, खबर कितनी सही है? अगर मेरा हाउस मेरे को मौका देगा तो हो सकता है मैं इस दौड़ में हूँ। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया करेंगे। इससे पहले आपका संदेश लेंगे युवाओं के लिए, जो युवा हैं, युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं। कई सारी चुनौतियां अभी उनके जहन में हैं, माइंड में हैं, दिमाग में हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सब से और अपने व्यापारी साथियों से? मैं युवा साथियों से बस यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी नया काम करें जुनून के साथ करें। लाइफ में चाहे व्यापार हो, चाहे पर्सनल कोई अचीवमेंट हो, बिना जुनून के कुछ पॉसिबल नहीं है। उस समय हमें कुछ नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपने टारगेट को देखना चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने में, जैसा मैंने अभी आपसे पहले बोला, कोई शॉर्टकट किसी तरह का कि भाई हम किसी तरह का भी किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए। प्रोसेस से चलें, जो पॉलिसी है उससे चलें, लेकिन पागलों जैसे काम करें। सिर्फ एक बिल्कुल मछली की आंख देखे अर्जुन जैसे चलें कि हमारे को ये अचीव करना है। अगर आप उस सोच से चलेंगे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपके अचीवमेंट में कोई आपको रोक पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ खास मुलाकात में समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अरविंद अग्रवाल, पूर्व मानसेवी सचिव मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बड़े साफ तौर पर बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। जो बात इनको व्यक्तिगत तौर पर सही नहीं लगी उस बात पर भी इन्होंने अपनी बात रखी, और संदेश में युवाओं को ये बोला कि अगर व्यापार करना है तो जुनून के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, जोश के साथ करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई शॉर्टकट मिलता भी है तो वो क्षणिक भर रहता है, कुछ पल का रहता है। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर साथ चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वो सक्सेस लॉन्ग टर्म रहेगा। अभी के लिए मेरे साथ खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।